गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। सो आज है 1 फरवरी एंड डे इज़ ट्यूसडे। सो कवर करेंगे इस इकोनॉमिक टाइम्स को। बाकी इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए न्यूज़पेपर की, और इसके अलावा जो हम नोट्स कवर करते हैं या फिर जो भी चीज़ है, तो उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे है। और उसके ऊपर 2000 मेम्बर्स के हम बहुत ही क्लोज जा चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए। और 1000 मेम्बर्स भी हमारे इसी मंथ में, जनवरी में ही कंप्लीट हुए थे। तो थैंक यू फॉर दैट, फॉर सपोर्टिंग दैट। एंड उसके अलावा हम नोट स्टार्ट करने से पहले 2-3 टर्म्स डेली बेस पे कवर करते हैं, तो वो हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी के लिए। तो आज की टर्म्स हैं बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग, बीटा एंड बिड आस्क स्प्रेड्स। ये जो आपको 3 आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। अब यहाँ पर पहली टर्म है बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग। ये एक ऐसा आईपीओ का टर्म होता है। बेसिकली आईपीओ जब आ रहा होता है कंपनी का, तो कंपनी किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है। इन्वेस्टमेंट बैंक को उसके पूरे लीगल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को सुपरवाइज करते हैं, पूरा काम उनका कराते हैं। तो उस तरीके से आपका क्या होता है, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पर। तो उनमें से एक टाइप है बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग का। इसके अंदर होता क्या है, ये मैं आपको जनरली बताता हूँ। जनरली क्या होता है कि जो भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही होती है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक को पूरा उसका प्रमोशन करना होता है आईपीओ का। और उसको इतने इतने ऐसे तरीके से डिज़ाइन करना होता है और ऐसी डेट्स रखनी होती हैं आईपीओ की कि उनका पूरा आईपीओ सब्सक्राइब हो जाए। और वो गारंटी पे लेते हैं कि अगर आईपीओ जितना भी सब्सक्राइब नहीं होगा, उतने में हम इन्वेस्टमेंट डालेंगे, ताकि आपका आईपीओ ऐसा ना हो कि आपको रिफंड देना पड़े। जो भी इन्वेस्टर्स थे, आपका आईपीओ मतलब एक तरीके से बेकार चले जाए, हम उसको पूरा करा देंगे। तो इसके लिए वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ये बनता है। बट बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग में ऐसा क्या होता है, इसमें होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट बैंक पूरी कोशिश करेगा, सब कुछ करेगा, बट यहाँ पर वो सिक्योरिटी इसको खुद खरीदेगा नहीं। ये गारंटी नहीं होती है इसके अंदर। तो ये होता है आपका बेस्ट एफर्ट्स। जनरली क्या होता है, थोड़ी छोटी अगर कोई कंपनी होती है, थोड़ी लो उसकी इमेज होती है, ब्रांड इमेज होती है, तो वो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट बैंक जनरली नहीं निकल के आता है जो इसको अपनी गारंटी पे इसका पूरा आईपीओ करा देता है। तो वहाँ पर बेस्ट एफर्ट्स के लिए वो लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पे चले तो बीटा बीटा एक टर्म होती है। ये बेसिकली आप मार्केट के अंदर जब रिस्क कैलकुलेट करते हैं, तो काफ़ी सारे रिस्क निकल के आते हैं। रिस्क में भी अपने अपने टाइप्स होते हैं। जैसे आपका कुछ रिस्क होता है लिक्विडिटी से रिलेटेड, कि आप एक सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल एक शेयर है, वो आपको 10 दिन में ही उतना रिटर्न दे देगा जितना एक शेयर 1 साल के बाद देगा। पर उसमें क्या है कि सेफ्टी 10 दिन वाले में कम होती है, तो वहाँ पर जो लिक्विडिटी का इशू आ जाता है, उसका जो रिस्क है वो लिक्विडिटी रिस्क है। इसके अलावा बहुत सारे और भी रिस्क होते हैं, मैच्योरिटी रिस्क होता है, या ये सब चीज़ें हैं। तो उनमें से ऐसे रिस्क जो हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हमने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि गोल्ड, अगर हम पास्ट में रिकॉर्ड देख सकते हैं कि गोल्ड जब नीचे गया है तो कौन सा सेक्टर ऊपर जाता था, तो हम उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये ऐसा रिस्क है जो हम डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ऐसे भी रिस्क आएंगे जो हम डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक टर्म चलती है बीटा। हालांकि बीटा का एक, अगर हम एक टर्म्स में देखें टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, तो इसका एक अलग ही मीनिंग होता है। उसको हम कभी और समझेंगे, वो थोड़ा चार्ट से रिलेटेड है, तो अभी कोई चार्ट मैंने यहाँ पे समझाया नहीं आपको। आगे चले तो यहाँ पर बिड आस्क स्प्रेड्स, इसका बेसिकली मीनिंग होता है, मैंने आपको बिड प्राइस और आस्क प्राइस बताया था। बिड प्राइस होता है कि आप कितने में ख़रीदना चाहते हैं, या एक बायर कितने में ख़रीदना चाहता है एक शेयर को या किसी भी सिक्योरिटी को, तो वो उतने पे उसकी बिडिंग लगाता है। बिडिंग मतलब बोली लगाता है। और आस्क होता है कि कितने में आपका सेलर जो है बेचना चाहता है। तो क्या होता है कि हम, क्योंकि बायर और सेलर एक दूसरे को जानते नहीं है, वो सिर्फ अपने पोर्टल पे देख सकते हैं कि क्या क्या आज के टाइम पे आस्क प्राइस चल रहा है या बिड प्राइस चल रहा है, तो उसके बेस पे वो पहले अपना जो भी प्राइस लगा देते हैं, उसके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस रह जाता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 4 रुपये में ख़रीदना चाहूँगा ये शेयर, बट वो बेचना चाहता है 4.2 रुपीज़ पर, तो जो 0.2 रुपीज़ का रह जाएगा वहाँ पर वो बिड आस्क स्प्रेड रह जाएगा। तो ये बहुत ही कम होता है अमाउंट के अंदर, और ये बस उतना ही डिफरेंस होता है जितना ब्रोकर को अपने प्रॉफिट के लिए चाहिए होता है, ताकि उसको भी कुछ मतलब मनी मेक कर सके। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर, और अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कभी भी कर सकते हैं। आगे चले तो यहाँ पर रेडी फॉर स्ट्रॉन्ग अजाइल फाइनेंशियल ईयर 2023। ये इतनी ज़्यादा रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है। इसके अंदर क्या है कि आपका थोड़ा बजट में क्या आएगा उससे रिलेटेड ही बात की गई है। बजट के लिए मैं आपको अगेन बोलूँगा कि यहाँ पर 11 o'clock बजट स्टार्ट हो ही जाता है वैसे भी आना, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा रेलेवेंट न्यूज़ नहीं भी है। अब इसके अंदर देखें तो यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ का प्रेडिक्शन जो आरबीआई का रहा है, वो फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 22 के लिए आपका 9.2% पर है।
और फाइनेंशियल 2022 से लेकर 2023 तक 8.85% तक है, जो कि इन्होंने कंपेयर किया है 9% से, क्योंकि 9% प्रिडिक्ट किया है आईएमएफ ने। आईएमएफ के बारे में मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और इसके बारे में वैसे भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। अब यहाँ पे आईएमएफ से कंपेयर करते हुए ये चीज़ हमें कंजर्वेटिव लग रही है कि हम अपना नेक्स्ट ईयर का जैसे 8.5% लेके चल रहे हैं, या इस साल का भी हालांकि ज़्यादा है, पर 9.2% हम लेके चल रहे हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पर, और इसका अभी आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि कोई मीनिंग नहीं बनता है। अब यहाँ पे देखें तो अगर एक और इसने क्वेश्चन उठाया है यहाँ पर इस आर्टिकल कि ये वाला जो बजट आएगा वो क्या इलेक्शन का बजट होगा। इलेक्शन का बजट का मीनिंग क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम पे आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि पब्लिक उनसे खुश हो जाए। कुछ ऐसे वो मेजर्स लेके आते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जिससे पब्लिक में उनकी बहुत ज़्यादा ब्रांड इमेज बढ़ जाती है। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है फ्रीबीज देना। फ्रीबी का मतलब, जैसे अगर आप दिल्ली के बारे में आपको बताओ तो दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक स्पेसिफिक यूनिट्स तक फ्री है, उसके ऊपर बहुत सस्ती है, या वाटर देना फ्री में, या फिर सब्सिडी कुछ प्रोवाइड करना। तो ये सब गवर्नमेंट फ्रीबीज प्रोवाइड करती है। तो इलेक्शन बजट में क्या होगा, अगर ये जो बजट है वो इलेक्शन के लिए बना होगा कि हम इलेक्शन जीत जाए, मोदी गवर्नमेंट वापस इलेक्शन जीत जाए, तो वो इन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, वो फ्रीबीज बहुत ज़्यादा देंगे बजट के अंदर। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ये भी इतनी ज़्यादा रेलेवेंट न्यूज़ नहीं बचती है, बट हाँ, ये एज अ कॉन्सेप्ट अच्छी बात है। फिजिकल डेफिसिट आपका इससे बढ़ जाता है, ये ऑब्वियसली बात है। अगर आप फ्रीबीज दे रहे हैं तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो आपका फिजिकल डेफिसिट इससे इंक्रीज हो जाता है। आगे देखें तो यहाँ पर रिवाइज्ड एस्टिमेट शोज लेस सिवियर फाइनेंशियल ईयर 2021 कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके अंदर ये अगेन जीडीपी की ही बात करें तो यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली, ये जो भी हमने 9.2% जो जीडीपी का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड देखा था, तो उसकी बात कर रहे हैं कि एक रीज़न है, उसकी वजह से आपका 8.8% पर ये फॉल आ सकता है, और ये एक्सपेक्टेशन के अंदर फॉल है। तो एक्सपेक्टेशन के अंदर फॉल होना ये थोड़ी अपनी डिज़ास्टर की सिचुएशन होती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन को तो हम हाई रख के चलते हैं। आगे चले तो यहाँ पर इसका रीज़न बेसिकली ये निकल के आता है कि सेविंग्स अभी हमारी जो इस साल की रही हैं वो पिछले 18 साल में सबसे कम पर रही है। मतलब कैसे सेविंग्स का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये आपका इनकम में से निकालते हैं कि एवरेज इनकम में से कितना आपका एक पर्सन, एक जो नेशन का रेजिडेंट है, वो सेव कर। तो जितना यहाँ पे आर्टिकल के अंदर डेटा दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 17 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2020 तक 30% से ज़्यादा रही है ये एवरेज, और फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा 30% के नीचे आई थी एक बारी के लिए, 29.4 हुई थी उस टाइम पर। और अभी ये फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ये बहुत ही नीचे आ गई, एकदम से 27.8% पर चली गई है, जो कि काफ़ी एक कोशिश करने वाली बात है, क्योंकि परसेंटेज के अंदर ये फिगर है, तो 1% भी मतलब बिलियंस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो है यहाँ पर, और इस वजह से सेविंग्स इतनी कम पे है, तो उस वजह से यहाँ पर इन्होंने जीडीपी को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और 8.8% पर ही ले आए हैं अपने एस्टिमेट को। यहाँ पे आई होप आपको दो न्यूज़ और वो टर्म समझ में आ गए होंगे अभी तक। आगे चले तो यहाँ पर ये कोर सेक्टर से रिलेटेड बात है। सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि कोर सेक्टर जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या होता है। तो कोर सेक्टर के अंदर जो मेन आपकी बहुत ही स्ट्रीमलाइन इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, या जिनको आप केपेक्स इंटेंसिव कह सकते हैं, कैपिटल इंटेंसिव कह सकते हैं सेक्टर्स, वो हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जैसे आपका कोल है, क्रूड ऑयल की इंडस्ट्रीज़ हो गई, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री भी इसके अंदर आती है, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ बड़े सेक्टर्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा भी कुछ सेक्टर्स हो सकते हैं जो इस स्टडी के अंदर इंक्लूड किए होंगे, बट ये मैंने गूगल से निकाला है, तो ये आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए तो हुआ क्या है, तो इसके अंदर ये है कि कोर सेक्टर का आउटपुट बेसिकली काफ़ी सारे इन्होंने ये जो अलग अलग इंडस्ट्री मैंने मेंशन किया है इसके कुछ इंडिकेटर्स को लिया है, या फिर इंडिकेटर नहीं था तो बड़ी कंपनी को लिया है, उनके एवरेज निकाले हैं। उनके एवरेज में अगर हम देखें तो यहाँ पर 3.8% ग्रोथ रही है इनके पूरे आउटपुट के अंदर। आउटपुट का यहाँ पे मीनिंग है रेवेन्यू। आउटपुट का मीनिंग ये नहीं है कि कितनी प्रोडक्शन करी है इन्होंने, आउटपुट का मीनिंग है रेवेन्यू यहाँ पर। तो मतलब ये टर्म का थोड़ा मिस यूज़ आप कह सकते हैं, बट हाँ मीनिंग यही है। 3.8% ग्रोथ रही है इनके अंदर दिसंबर पीरियड की ये बात करें। और अगर हम नवंबर में देखें तो नवंबर में ये सेम टर्म इन्होंने निकाली थी, तो वो पिछले 19 मंथ्स, जो नवंबर से पहले 19 मंथ्स थे, तो उनमें सबसे कम रही थी 3.4% पर। तो उससे इंक्रीज़ ही हुआ है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव न्यूज़ है। हालांकि इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम क्रूड ऑयल और स्टील को छोड़ देते हैं तो बाकी सारे जो इसके अंदर इंडिविजुअल सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कोल है, नेचुरल गैस है, सीमेंट है, ये बाकी सब हैं,
तो उनके अंदर तो इंडिविजुअल सेक्टर्स के अंदर भी पॉजिटिव ग्रोथ ही रही है। इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि यहाँ पर थोड़ा उल्टा करके इन्होंने ऑथर जो इसके आर्टिकल जिन्होंने लिखा है उन्होंने ये लिखा है कि क्रूड ऑयल और स्टील के अंदर नेगेटिव ये आउटपुट का परसेंटेज रहा है, बाकी सब के अंदर तो पॉजिटिव ही रहा है। तो ये हमारा हो गया ना। आगे चले तो यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन अप 15%, टॉप्स 1.38 लाख करोड़ इन जैन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जीएसटी कलेक्शन का रिजल्ट्स भी आ गए हैं जनवरी के। तो ये जीएसटी कलेक्शन के रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, जनरली फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल जाते हैं। और जो पूरा क्वार्टर का होता है, तो अभी तो क्वार्टर का अभी कोई पॉइंट नहीं बनता है, तो क्वार्टर के जनरली एक वीक के बाद आ जाते हैं। अब इसके अंदर जनवरी का यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट ऑब्वियसली बात है आपके सामने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर 1.38 लाख करोड़ के आसपास का टोटल जीएसटी कलेक्शन हुआ है। और ये चौथा ऐसा मंथ है स्ट्रेट अक्टूबर से लेकर अभी तक जिसके अंदर 1.3 लाख करोड़ का हमने जो मार्क है वो क्रॉस किया है। और ये काफ़ी एक स्टेबल पॉइंट अब बन चुका है क्योंकि 4 मंथ से ऊपर इसके लिए हो गए हैं। बाकी अगर हम देखें तो हाईएस्ट आज तक कब रहा है, हाईएस्ट आज तक रहा है अप्रैल 2021 के अंदर 1.39 लाख करोड़ रुपीज़। तो 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्क हो एक्सपेक्टेड है कि हम क्रॉस करेंगे अपने नेक्स्ट या नेक्स्ट मंथ के अंदर। अब इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे डिविजन्स दे रखे थे, हालांकि ये मेरे ख्याल से सिर्फ इतनी ही न्यूज़ आपके लिए रेलेवेंट है जितने 2 पॉइंट्स थे, बट मैंने फिर भी यहाँ पर थोड़ा लिख दिया है कि यहाँ पर जीएसटी आपका सीजीएसटी था वो आपका 24,000 करोड़ रुपीज़ है और एसजीएसटी 32 एंड 72,000 करोड़ रुपीज़ आईजीएसटी की कैलकुलेशन है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ टाइप्स ऑफ जैसे इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह है वो भी जिन्होंने जीएसटी के अंदर ही इंक्लूड कर दिया क्योंकि टोटल इनडायरेक्ट टैक्स अब एक ही बन चुका है। और अगर हम पिछले जनवरी से कंपेयर करेंगे तो 15% ये चीज़ अप है परसेंटेज के अंदर। तो ये जनवरी 2020 से कंपेयर कर रहे हैं, तो नहीं सॉरी 2021 से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो इसके अंदर है यहाँ पर। आगे चले तो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट एट हाफ ऑफ द बजट एस्टिमेट्स। तो यहाँ पे बेसिकली फिस्कल डेफिसिट सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। तो फिस्कल डेफिसिट में होता है कि आपकी एक इकोनॉमी के अंदर जितना भी आपका एक्सपेंडिचर होने वाला है माइनस जितना रेवेन्यू है, तो ये दोनों चीज़ें जब एक्सपेक्टेड टर्म्स में होती हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, दोनों चीज़ें एब्सोल्यूट मतलब एक्सपेक्टेड टर्म्स में होती हैं, तो उनका डिफरेंस जो होता है वो आपका फिस्कल डिफरेंस होता है। तो फिस्कल डिफरेंस अगर आपका जैसे अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, रेवेन्यू कम है, तो वो आपका डेफिसिट बन जाएगा जो यहाँ पे हो रहा है, और इंडियन इकोनॉमी डेफिसिट में ही चल रही है। और अगर दूसरा होता है तो आपका फिस्कल सरप्लस बन जाएगा जिसके अंदर आपका रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा, एक्सपेंडिचर कम रहेगा। तो ये यहाँ पर दूसरी बात की अगर आप बजट एक्सपेक्टेशन देखें तो यहाँ पर अप्रैल टू दिसंबर के अंदर आपका 15.07 लाख करोड़ रुपीज़ का आपका एक्सपेक्टेड था कि इतना रहेगा आपका फिस्कल डेफिसिट। बट अगर हम टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर हाफ के आसपास ही चल रहा है सिर्फ, जो कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। 50.4% के आसपास ही अभी तक बजट मतलब फिस्कल डेफिसिट हुआ है इस पीरियड का, जो कि 7.6 लाख करोड़ रुपीज़ पर आ रहा है। तो मतलब अगर आप अमाउंट में कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी ज़्यादा है, बट हाँ जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ही कम चल रहा है यहाँ पर। तो यही इसमें मेन न्यूज़ में है। बाकी इसमें यही पता चलता है कि सिंस आज बजट आने वाला है तो इसके अंदर गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस है, अभी फिस्कल अभी रेवेन्यू पड़ा हुआ है इतना कि वो अगर कोई सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो वो कर सकते हैं यहाँ पर, इफ़ नेसेसरी वो ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स टू बाय नीलाचल इस्पैट फॉर 12,100 करोड़ रुपीज़। तो बेसिकली टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, सबसे पहले यही थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है, तो ये टाटा स्टील जो है उस कंपनी का पूरा नाम है, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो ये कंपनी का नाम ही है सिर्फ। बाकी आगे चले तो नीलाचल इस्पैट ये भी कंपनी का नाम है। ये क्या है, ये आपका एक तो सेंट्रल पीएसयू, उसके साथ ही साथ दो स्टेट के पीएसयूज मिलके उन सब तीनों पीएसयूज का, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, बेसिकली आप कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनीज का एक जॉइंट वेंचर टाइप है। तो इसके लिए बिडिंग मंगवाई थी आपकी गवर्नमेंट ने, मतलब इसको बेच दिया है गवर्नमेंट ने, और इसको भी टाटा ने खरीद लिया है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स इस ग्रुप ने खरीद लिया है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा सेंटर अप्रूव्ड बिड फॉर टीएसएलपी मतलब टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स टू बाय नीलाचल इस्पैट फॉर 12,100 करोड़ रुपीज़। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चले तो यहाँ पर टाटा स्टील के अलावा जिंदल स्टील, नलवा स्टील, जीएसडब्ल्यू स्टील, ये दोनों मतलब ये तीनों ही आपकी एंटिटीज़ ने भी इसके लिए अप्लाई किया था। और ये जो आपका नीलाचल इस्पैट है ये भी स्टील बिजनेस के अंदर ही है। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हुई, यानी कि देखो क्या होता है कि एक तो होती है सिर्फ इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे टाटा ने लेंसकार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट किया, तो वहाँ पर टाटा उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा उसके बिजनेस के अंदर, वो जो अपना रिटर्न के लिए ही एक्सपेक्टेशन करेगा, वो उस कंपनी के ऊपर कोई कंट्रोल एक्सपेक्ट नहीं करेगा,
कोई उसको मैनेजरियल आपका सपोर्ट नहीं देगा या ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक बायर की तरह इसको ज्वाइन कर रहे होंगे। इसीलिए गवर्नमेंट के पास ऐसा चूज़ करने का आपका वो होता है कि गवर्नमेंट किसको चूज़ करना चाहती है कि वो उस कंट्रोल को संभालें उस कंपनी के। तो बेसिकली इसीलिए ये काफ़ी एक बड़ा प्रोसेस होता है, और जिस भी कंपनी को मिलता है ये, तो उसके लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है या सिर्फ रिटर्न्स की बात नहीं है, उस कंपनी में एक जो ट्रस्ट है वो भी इन्वेस्टर्स का ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से पूरा नेशन, पूरी गवर्नमेंट उसको ट्रस्ट कर रही है। खैर, उसके अलावा स्ट्रेटेजिक बायर अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर टाटा इसके भी रिवाइवल की प्लानिंग करेंगे। टाटा ने काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स अब ले रखे हैं आज के टाइम पर, एयर इंडिया भी इनके पास है, और ये अभी तो नीलाचल स्पाइट भी आ गया है। तो ये काफ़ी एक गवर्नमेंट के साथ बेसिकली काफ़ी एंटिटीज़ में मिले हुए हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आईओसी प्रॉफिट अप 19% इन Q3 ऑन हायर रिफाइनिंग मार्जिन्स। तो बेसिकली इसके अंदर है क्या कि आपका आईओसी कंपनी की सबसे पहले बात की गई है। तो आईओसी आपकी इंडियन ऑयल कंपनीज का नाम है। ये ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट की ही कंपनी है, और ऑयल के अंदर, पेट्रोलियम, इन सब के अंदर है। और इनके Q3 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं, तो वही इसका कंपेरिजन किया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट इनका 19% से ग्रो किया है, और हायर रिफाइनिंग मार्जिन्स ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से बेसिकली इनका प्रॉफिट इतना ग्रो करा, और इनका Q3 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे रहा। तो ये चीज़ें यहाँ पर। इसके अलावा HPCL जो आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड है, इसका अगर हम देखें तो मतलब बेसिकली हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ये दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं पहली बात तो, और ये सिंस इसी स्पेस के अंदर है तो इससे इनका कंपैरिजन किया हुआ था आर्टिकल के अंदर। तो यहाँ पर 63% ड्रॉप देखने को मिला प्रॉफिट के, और HPCL से कंपेयर करेंगे, और 11% प्रॉफिट में ड्रॉप देखने को मिला BPCL के अंदर। तो जब ऐसा सब कि उसी सेक्टर के आपकी बाकी कंपनीज में नेगेटिव ग्रोथ चल रहा है, आपका प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे ग्रोथ निकालना भी एक अपने आप में बड़ी बात होती है। हालांकि उसके अलावा द एवरेज ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन वाज एट $8.52 पर बैरल। तो ये यहाँ पर कंपैरिजन के लिए बताया हुआ है कि एवरेज ग्रॉस मार्जिन कितना निकल रहा था इनको। बेसिकली ये जो कंपनीज होती हैं वो मेनली रिफाइनरी का काम करती हैं। क्या होता है कि इनके पास क्रूड ऑयल के फॉर्म में ऑयल आता है, उससे वो बहुत सारे ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके चीज़ें निकालते हैं। तो आपको पता होगा ऑयल से, क्रूड ऑयल से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, और भी वैक्स है, बहुत सारी चीज़ें। तो उन सब की जो रिफाइनिंग होती है वही कंपनी का मेन काम होती है, ऑपरेशंस होते हैं। और जो पेट्रोलियम प्रोवाइड करना होता है, पेट्रोलियम बेचना होता है, वो कंपनी का एंड प्रोडक्ट टाइप होता है। तो वहाँ पर जो रिफाइनिंग का मार्जिन इनको मिल रहा था वो 8.52 पर बैरल, $8.52 पर बैरल मिल रहा था, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी फिगर है। और अगर हम कंपेयर करें तो मैंने आर्टिकल के अंदर ही देखा था कि यहाँ पर $2 के आसपास पहले पिछले साल इसी पीरियड के अंदर इनको मिल रहा था। तो कि 4 टाइम्स इंक्रीज एक तरीके से हो गया है। तभी ये आपकी सप्लाई वोज और जो आपके ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उनके बावजूद भी पॉजिटिव ग्रोथ निकाल पा रहे हैं। आगे देखें तो यहाँ पर टेक बाउंस लिफ्ट्स इंडाइसेस एंड सेंटिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या है कि टेक के जो आपके कुछ स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बूम कर गए हैं, पर ये इतनी भी रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है, इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं समझाया है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं जो आपको स्टॉक मार्केट के कल की रिपोर्ट दे सकते हैं, ताकि आप बजट आने के बाद आज क्या होगा उसको कंपेयर कर सकें। वो यहाँ पर मेन इसका फैक्टर रहता है। तो वो चीज़ के लिए अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर इंडियन इक्विटीज़ मतलब दोनों ही आपके निफ्टी और सेंसेक्स लगभग 1% के आसपास बढ़ चुके हैं। और सेंसेक्स आपका अगर देखें तो 752 पॉइंट्स आपका इंक्रीज़ हुआ है कल, और निफ्टी आपका 17,300 पॉइंट्स इंक्रीज़ हुआ है, जैसा कि आपके सामने ही है। और FPI अगर हम देखें तो FPI मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा आपके वैसे भी सेलिंग प्रेशर ही वहाँ से आ रहा है, तो वो भी अगर हम देखें तो कल के जितने ट्रेड्स हुए हैं तो उसके अंदर भी टोटल ओवरऑल वो सेलिंग ही निकल के आए हैं। मतलब जो जितना उन्होंने बाय किया वर्सेस जितना सेल किया, तो वो मतलब एवरेज सेल ही निकल के आ रहा है। तो उस तरीके से यहाँ पर। बाकी इसके अलावा अगर आपको किसी भी न्यूज़ में कोई भी डाउट है तो आप ऑब्वियसली बात है कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा एडिटोरियल का जो आपको न्यूज़ जो मतलब वीडियो होती है वो थोड़ी देर बाद आ जाएगी। और इसके अलावा आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। और एक और छोटी सी बात है कि अगर आपको सिंस आज बजट आएगा, बजट के लिए अगर आपको लाइव अपडेट्स चाहिए कि जैसे 11 o'clock से होने जाना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए, तो तब से अगर आपको लाइव अपडेट्स चाहिए, थोड़ा ऑब्वियसली टाइम लगता है उसको बनाने में, डिज़ाइन करने में, बट उसके अलावा आपके ऑलमोस्ट लाइव आपके अपडेट्स एक पेज है इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे कॉलेज की सोसाइटी है वो FIC हंसराज, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।